Welcome back friends to DSSB channel that is A1 English 360 degree। आज लेके आई हूँ आपके लिए चार्ल्स डिकेंस के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज है चार्ल्स डिकेंस का लेक्चर नंबर 1। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। When was Charles Dickens born? चार्ल्स डिकेंस का बर्थ कब हुआ था? So Charles Dickens born on 1812, born on 1812 एंड उनका डेथ ईयर भी जान लेते हैं साथ ही साथ कि उनकी डेथ कब हुई थी। तो डेथ हुई थी उनकी 1817 में। सो डेथ इन 1870। देन जब इतना जान ही रहे हैं तो ये दो डेट्स पे भी नजर मार लेते हैं एक बार, 1815 एंड 1836। 1815 में 1859 में इनका फेमस वर्क था जो उनको बहुत ही फेवरेट था, द टेल ऑफ टू सिटीज। द टेल ऑफ टू सिटीज। और इसमें कौन कौन सी सिटीज की बात हो रही है? लंदन एंड पेरिस। लंदन एंड पेरिस दो सिटीज की बात हो रही है। ठीक है, अब ये वर्क इनका बहुत फेवरेट वर्क था, अ टेल ऑफ टू सिटीज, और ये लिखा गया था 1859 में, पब्लिश हुआ था 1859 में। अब एक डेट देख लेते हैं, 1836। 1836 में इनका बहुत ही अच्छा वर्क था, कौन सा? पिकविक पेपर्स। तो इनका 1836 में कौन सा वर्क था? इट वाज पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स इन 1836। अब मोरओवर जब बात चार्ल्स डिकेंस की हो रही है तो चार्ल्स डिकेंस के बारे में जान लेते हैं कि चार्ल्स डिकेंस किस तरीके के वर्क्स लिखते थे और किन तरीके के वर्क्स में उनकी मास्टरी थी बेसिकली। सो ही हैड मास्टरी इन, उनकी मास्टरी किसमें थी? ही वॉज मास्टर ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। ह्यूमर यानी कि हंसी मजाक, और पैथोस यानी कि दुख त्रासदी, इन सब की लिखने में मास्टरी थी उनको। क्वेश्चन 2, चार्ल्स डिकेंस इज नोन फॉर व्हाट? अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि चार्ल्स डिकेंस किसके लिए जाने जाते थे मेनली? माइन्यूट स्टडी ऑफ मैनकाइंड के लिए, रफ स्टडी ऑफ मैनकाइंड की, थॉरो स्टडी ऑफ फेमिनिज्म, और ऑल ऑफ दीज। सो चार्ल्स डिकेंस जो मैनकाइंड है, ह्यूमन बीइंग्स है, उनकी सफरिंग्स है, उनका जो डे टू डे लाइफ में उनको चीजें झेलनी पड़ती हैं, सो उन पे मैनकाइंड पे डायरेक्ट माइन्यूट स्टडी करते थे बिल्कुल। सो ही स्टडीज द माइन्यूट बिहेवियर्स ऑफ मैनकाइंड। ह्यूमन बीइंग के माइन्यूट बिहेवियर को स्टडी करते थे वो। सो आंसर ए। क्वेश्चन 3, हु रोट अंडर द pseudonym ऑफ बोस? कौन लिखता था pseudonym बोस के अंडर? सो बोस वॉज द pseudonym ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने मोस्ट ऑफ द अपने वर्क्स जो हैं, मोस्ट वर्क्स किस टाइटल के अंडर लिखे हैं? उन्होंने अपना एक नाम रखा हुआ था, पेन नेम, जिसका नाम था बोस। सो चार्ल्स डिकेंस का पेन नेम या सूडोनेम था बोस। What is the name of Miss Havisham? What is the name of Miss Havisham's manner in Great Expectations? Great Expectation में वर्क में मिस हैविशम का क्या नाम था? सो इट इज सेटिस हाउस, लॉन्गमॉन्ट, लार्जमॉन्ट, सटायर हाउस। सो इट इज Setis house, A. Setis house. Question 5. What is the name of the father of Estella in the novel Great Expectation? So
जो फादर थे एस्टेला के किसमें, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, उनका क्या नाम था? ए मैकविच, बी कॉम्पिसन, सी जैगर्स और डी बम्बल. So the name of father of Estella was Abel Magwitch. Abel Magwitch was the name of father of Estella, and he is an escaped convict. ये एक escaped convict थे. He is an escaped convict who helps फ्लिप ट्रिप, जिन्होंने हेल्प की थी किसकी, फ्लिप ट्रिप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. A Tale of Two Cities by Charles Dickens is about the following two cities. A Tale of Two Cities जो कि वर्क है किसका, चार्ल्स डिकेंस का, वो कौन सी दो सिटीज की मेनली बात करता है? सो ही टॉक्स अबाउट लंदन एंड पेरिस. वो कौन सी दो सिटीज की बात करता है? लंदन एंड पेरिस की. The Dickens A Tale of Two Cities centers around the situation born out of, जो टेल है टू सिटीज की, इट सेंटर्स अराउंड द सिचुएशन. उस समय क्या करंट सिचुएशन चल रही थी, क्या ऐसा चीज थी जो बहुत हाईलाइटेड थी, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसी का जिक्र इन्होंने अपनी नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज में कर दिया. सो इट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दिस नॉवल गॉट पब्लिश्ड इन ईयर 1859. In year 1859, and basically जो ये नॉवल है, it tells the story of French doctor Manet. So ये एक स्टोरी बताता है, टेल ऑफ टू सिटीज किसकी स्टोरी, स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच डॉक्टर, स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच डॉक्टर, और डॉक्टर का नाम क्या था, मैनेट, फ्रेंच डॉक्टर मैनेट. एंड his 18 years long imprisonment, मतलब 18 साल की जो इसको इम्प्रिजनमेंट, जेल हुई थी डॉक्टर को, उसके बारे में भी ये कहानी बताती है. अबाउट हिज 18-year long imprisonment in Bastille Paris. और एंड में क्या होता है, जब उसका रिलीज होता है तो वो कहाँ जाता है, रिलीज होने के बाद 18 साल की कैद से जब वो रिलीज होता है, ही गोज टू हर डॉटर, हिज डॉटर, अपनी डॉटर के पास जाता है, कौन, लूसी. सो एंड हिज रिलीज टू लिव इन लंदन, with his daughter Lucy. So अपनी डॉटर लूसी के साथ वो रिलीज होने के बाद लंदन में रहने जाता है. 8. मिसेस गैम्प इज अ करेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस विच वर्क. मिसेस गैम्प जो है वो किस तरीके का करेक्टर थी, कौन थी और कौन से इनके वर्क में थी? ए डेविड कॉपरफील्ड, बी पिकविक पेपर्स, सी मार्टिन सजलविट एंड डी हार्ड टाइम्स. सो इट इज मार्टिन सजलविट. मार्टिन सजलविट में ये करेक्टर है. मिसिस गैम्प, एंड मिसिस गैम्प को सारा गैम्प भी कहा गया है, सारा गैम्प. और ये कौन थी? शी वॉज अ हाई स्पिरिटेड ओल्ड कॉकनी.
ओल्ड कॉकनी। सो ओल्ड कॉकनी यानी कि मूर्ख सी औरत थी, या फिर कहें कि अपने सिद्धांतों पे चलने वाली बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर टाइप की चिक 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 मूर्ख टाइप की औरत थी। Question 8. Number 9. Which of the following novels of Charles Dickens is set at the time of Gordon Riots of 1780? कौन सी नॉवल है जो कि लिखी गई थी एट द टाइम ऑफ गॉर्डन रॉयट्स? जब गॉर्डन रॉयट्स चल रहे थे तब 1780 की बात है। कौन सी नॉवल उनकी उस समय पे लिखी जा रही थी? सो इट इज मास्टर, हम्फ्रीज क्लॉक, बी बार्नबाई रच, C. The Old Curiosity Shop, and D. Nicholas Nickleby. So it is B. Barnby Rudge. Question 10. Who among the following Dickens characters appears as a ghost? डिकेन के जो नॉवल थी उसमें कौन सा ऐसा करेक्टर है जो घोस्ट, ही वर्क्स एज अ घोस्ट? ए. डैनियल क्विलिप, बी. डोरा स्पेनलो, सी. एस्थर समरसन, एंड डी. जैकब मार्ले। इट इज डी. जैकब मार्ले। और ये जैकब मार्ले किस में होता है? हमारे क्या कहते हैं सिलेबस में भी मुझे याद है, जहां तक मैंने ये पढ़ी हुई है, क्रिसमस कैरल। आप लोगों में से कितनों ने पढ़ी आई डोंट नो। सो ये हमारे सिलेबस में थी क्रिसमस कैरल स्कूल में। सो क्रिसमस कैरल में ये करेक्टर था जैकब मार्ले। Question 11. Who wrote a postmodern reworking of Charles Dickens' Great Expectations without altering the original title? कौन ऐसा था जिसने चार्ल्स डिकेंस के वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशन को पोस्ट मॉडर्न तरीके से क्या किया था? ऑल्टर किया था, बट मतलब चेंज किया था, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न तरीके से रीवर्क किया था उसमें, बट उसका टाइटल नहीं चेंज किया। टाइटल ग्रेट एक्सपेक्टेशन ही रखा, बट पोस्ट मॉडर्न तरीके से उसको रीवर्क किया था। सो इट इज बी. कैथी एकर। कैथी, ही वाज कैथी एकर। क्वेश्चन 12. अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स क्रोनोलॉजिकली। इनको क्रोनोलॉजिकली जिस सीक्वेंस में ये नॉवेल्स पब्लिश्ड हुए हैं उस सीक्वेंस में बताइए कि पहले कौन सा पब्लिश्ड हुआ है, बाद में कौन सा। तो हमें अगर एक दो के भी ईयर याद आ जाते हैं ना तो हम उनको अरेंज कर पाते हैं। तो जैसे कि मेरे को ध्यान आ रहा है पिकविक पेपर्स का ईयर था 1836 से 37 के बीच में, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, ये इसके बीच में पब्लिश हुआ था। तो यानी कि जो सेकंड है वो पहले आना चाहिए, यानी कि हमारे पास ये दो ऑप्शंस वैलिड है और ये दो ऑप्शंस कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट अगर मुझे ध्यान आए तो सबसे बाद में जो पब्लिश हुआ है, लास्ट में जो वर्क पब्लिश हुआ है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इनका लास्ट वर्क था जो कि पब्लिश हुआ था 1860 से लेके 61 के बीच में। सो ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन वाज हिज लास्ट वर्क। सो अगर हम देखें तो फोर्थ नंबर लास्ट पे आना चाहिए, इसमें या इसमें? इसमें है। तो सानी हमारा आंसर क्या हो गया? ए। यानी कि अगर हमें एक दो भी पता हो, फर्स्ट और लास्ट भी पता हो, फर्स्ट पिकविक पेपर पब्लिश हुआ था, लास्ट में पब्लिश हुआ था ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो हम फटाफट अपना आंसर लगा सकते हैं। बाकी के ईयर भी जान लेते हैं। डेविड कॉपरफील्ड का ईयर क्या है? 1849 टू 50। and Nicholas Nickleby 1838 to 39. Question 13. Who is considered to be the Dickens of the Elizabethan stage? किसको कंसीडर किया जाता है डिकेंस? किस एज का? एलिजाबेथन स्टेज का। फॉर हिज इंटीमेट नॉलेज ऑफ द कॉमन मैन। सो हु इज कॉल्ड डिकेंस ऑफ द एलिजाबेथन स्टेज? कौन कहा जाता था एलिजाबेथन टाइम का डिकेंस? इट इज बी. थॉमस डेकर को कहा जाता था डिकेंस। क्वेश्चन 14. द कैरेक्टर ऑफ मिस हेविशम in Great Expectation is a study in
सो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में करेक्टर है मिस हेविशम, दिस करेक्टर इज अ स्टडी इन, वो किस तरीके का करेक्टर है। सबसे पहले जान लेते हैं जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, दिस इज अ वेरी फेमस वर्क ऑफ बिल्डिंग रोमा। ये एक बिल्डिंग रोमा वर्क है जिसमें करेक्टर जो है वो साइकोलॉजिकली और मतलब मेंटली और फिजिकली उसकी ग्रोथ दिखाई जाती है कि कैसे वो छोटे से बड़ा ग्रो करता है करेक्टर। तो ये एक बिल्डिंग रोमा है जिसमें करेक्टर छोटा होता है और फिर धीरे धीरे उसका वो बड़ा हो जाता है। सो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ बिल्डिंग रोमा। एंड जो ये करेक्टर है मिस हेविशम, ये सैडिज्म के लिए जानी जाती थी, उदासी। 15 हम्बक कैस्बा इन लिटिल डॉरिट। लिटिल डॉरिट में हम्बक कैस्बाई का एक करेक्टर था जो कि क्या था, एक फनी करेक्टर, एक फिलोसोफर, एक पुलिस ऑफिसर था या ऑफिसर इन ब्रिटिश नेवी। सो इनमें से यूपी टीजीटी के जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेटा, कब आया था यूपी टीजीटी के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था इन ईयर 2021 में, और बोर्ड ने इन सब आंसर्स को गलत माना था, रॉन्ग। सो द आंसर, करेक्ट आंसर वाज हम्बक कैस्बाई फादर थे, ही वाज द फादर ऑफ फ्लोरा, ये फ्लोरा के फादर थे। एंड ऑल्सो he was the father of Flora and also landlord, he was landlord of Bleeding Heart Yard। वो लैंडलॉर्ड थे ब्लीडिंग हर्ट यार्ड के, यानी हर्ट यार्ड जो ब्लीड, ऐसे हर्ट यार्ड ब्लीड तो करता नहीं, एक नाम था ब्लीडिंग हर्ट यार्ड, यानी कि खून चूसने वाले लैंडलॉर्ड थे जो लोगों का खून चूसते थे, मतलब जिनसे किराया लेना होता था, लैंडलॉर्ड थे। एंड ऑल्सो ही was and also sorry, this novel attacks on, ये नॉवल अटैक करता है किस पे, अटैक्स ऑन द इनजस्टिस ऑफ contemporary English legal system, contemporary English legal system। Question 16, चार्ल्स डिकेंस लिटिल डॉरिट इज एन अटैक अपॉन विच। चार्ल्स डिकेन का जो लिटिल डॉरिट था ये अटैक करता है किस बात पे। फर्स्ट, द इकोनॉमिक एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज, जो इकोनॉमिक एजुकेशन दी जा रही यूनिवर्सिटीज में। बी, द सोशल प्रैक्टिसेस एंड हिज इफेक्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स। सी, द स्कूल सिस्टम, स्कूल के सिस्टम पे जोर डालता है ये। डी, मार्शल सी, the debtor's prison and the system that is responsible for its existence। So answer is Marshall C, the debtor's prison। ये एक prison का नाम है, जेल का नाम है, मार्शल सी द डेटर्स प्रिजन। इस पे ये लिटिल डॉरिट जोर डालता है, एंड द सिस्टम पे, और उस सिस्टम पे दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, that is legal system। Question 17, in which novel of Charles Dickens do the characters Gradgrind, Bounderby and Sissy Jupe appears। So कौन सी नॉवल है जिसमें चार्ल्स डिकेंस की, जिसमें ग्रैडग्राइंड, बाउंडरबाय एंड सिसी जूप ये कैरेक्टर्स आते हैं। सो इट इज हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स में ग्रैडग्राइंड, सिसी जूप ये कैरेक्टर्स होते हैं। Question 18, what does all the clocks set at 20 minutes to 9 in Miss Havisham's room in Great Expectation symbolize। जो मिस हेविशम का रूम होता है किसमें, ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल में, उसमें जो सारी घड़ियां हैं वो 20 मिनट्स पहले सेट कर दी जाती है, कितने से, 9 बजने में 20 मिनट्स बिफोर सेट कर दी जाती है। सो
द क्लॉक्स आर सेट एट 20 मिनट्स बिफोर 9 ओ क्लॉक. सो यानी कि 8:40 पे सारी घड़ियां सेट कर दी जाती हैं. सो इसका क्या मतलब है, ये क्या सिंबलाइज करता है, इसका क्या मतलब है? इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑस्पिशियस टाइम. क्या ये 8:40 का टाइम बहुत ही पवित्र ऑस्पिशियस टाइम है? इट सिंबलाइजेस दैट मिस हेविशम इज डेड. क्या ये सिंबलाइज करता है कि घड़ी रुक गई तो इसका मतलब है कि मिस हेविशम मर गई? इट सिंबलाइजेस अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी. कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरफ इशारा करता है. इट सिंबलाइजेस दैट मिस हेविशम डज नॉट वांट एनीथिंग टू चेंज. यस, ये यही इशारा करता है कि जो मिस हेविशम है वो अब कुछ भी बदलाव पसंद करने वाली लेडी नहीं थी. उनको चाहिए था सारी चीजें वैसे की वैसी रहे. अगर टाइम 8:40 पे सेट है तो सारी क्लॉक्स में 8:40 पे टाइम वही सेट रहे. Question 19. With whom did Pip live at the beginning of the Great Expectation? With whom? ये with whom नहीं है बेटा, ये होना चाहिए था with whom. With whom did Pip lives at the beginning of the Great Expectation? Pip किसके साथ रहता है at the starting of Great Expectation? So Pip lives with his brother, his elder sister and brother-in-law. अपने जीजे के साथ और अपनी बहन के साथ रहता है पिप. और इनकी अगर हम देखें तो इनकी सिस्टर का क्या नाम था? इनकी सिस्टर का नाम था जू एंड ब्रदर इन लॉ का नेम था. नंबर 19. विथ whom did पिप लिव एट द बिगनिंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन? पिप किसके साथ रहता है in the beginning, in the starting of the great expectation? It is with his governess के साथ रहता है, with his elder sister and brother-in-law, with his brother and sister-in-law, or with his mother and sister. So he lives with his elder sister, अपनी बड़ी बहन और अपने जीजे के साथ वो रहता है, जिसमें उसके elder sister कौन होती है? उसका नाम होता है मिसिस जो एंड ब्रदर इन लॉ का नाम होता है जो गारगिरी. एंड ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ. जो गारगिरी का क्या काम करता था? ब्लैक स्मिथ का. ब्लैक स्मिथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलिवर ट्विस्ट इज ऑल्सो नोन एज. ऑलिवर ट्विस्ट को क्या कहा जाता है? सो ऑलिवर ट्विस्ट इज ऑल्सो नोन एज A. The Undertaker of Oliver, B. The Parish Boys Progress, C. The Trials of Oliver, or D. Twist of Fate. It is called the Parish Boys Progress. Question 21. Oliver Twist was originally published in monthly installments. Oliver Twist published हुआ था monthly installments in the magazine Bentley's मिसलेनी. फ्रॉम द ईयर, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? इट वॉज 1832 टू 33, 1833 टू 35, सी 1835 टू 36 और 1837 टू 39. इट इज 1837 टू 39. क्वेश्चन 22. आई केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ एंड नो मैन ऑन अर्थ केयर्स फॉर मी. मैं किसी की केयर नहीं करता अर्थ पे और कोई मेरी भी केयर नहीं करता अर्थ पे. सो दिस वाज रिटन इन अ टेल ऑफ टू सिटीज. और इसमें कौन सी दो सिटीज की बात हो रही है? पेरिस एंड लंदन. क्वेश्चन 23. हु कॉल्ड चार्ल्स डिकेंस द ग्रेटेस्ट ऑफ सुपरफिशियल नॉवेलिस्ट्स? कौन चार्ल्स डिकेंस को कहता है ग्रेटेस्ट ऑफ द सुपरफिशियल नॉवेलिस्ट्स? सो हु कॉल्ड चार्ल्स डिकेंस द ग्रेटेस्ट ऑफ सुपरफिशियल नॉवेलिस्ट? इट इज हेनरी जेम्स. हेनरी जेम्स ने इन्हें कहा है चार्ल्स डिकेंस को कि ये बहुत ग्रेटेस्ट हैं किस काम में? लिखने में सुपरफिशियल नॉवेल्स. क्वेश्चन 24. Who said it is the custom on the stage in all good murderous melodramas
to present the tragic and comic scenes in as regular alternation as the layers of red and white in a side of streaky well cured bacon. So किसने ये लाइन कही है? Who said this line? It is a custom on the stage in all court. These are the lines from by Charles Dickens. ये लाइन है चार्ल्स डिकेंस की. Question 25. Dickens caricatured utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of. So Charles Dickens ने caricature करा है utilitarian thinking को with telling directness in his portrayal of. कैसे इस कैरिकेचर उसने कैसे किया है? किस थिंकिंग को? यूटिलिटेरियन थिंकिंग को. और करेक्टर किसका पोर्ट्रे किया है? पोर्ट्रेयल ऑफ थॉमस ग्रैडग्राइन के करेक्टर के थ्रू उन्होंने पोर्ट्रेयल किया यूटिलिटेरियन थिंकिंग को. क्वेश्चन 26. डिकेंस वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर व्हिच स्टार्टेड इन 1846. जो चार्ल्स डिकेंस थे वो फर्स्ट एडिटर थे किसके? न्यूज़पेपर के. विच स्टार्टेड इन 1846, जो कि 1846 में स्टार्ट होता है न्यूज़पेपर. सो उस न्यूज़पेपर का क्या नाम होता है? इट इज डेली न्यूज. डेली न्यूज जो था वो न्यूज़पेपर था विच वॉज स्टार्टेड इन 1846. क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है और करेक्ट नहीं है? पहली, द इलस्ट्रेशन ऑफ हार्ले स्ट्रीट अपीयर्स इन लिटिल डॉरिट. जो इलस्ट्रेशन है हार्ले स्ट्रीट का वो अपीयर करता है लिटिल डॉरिट के अंदर. बिल्कुल सही है. हार्ले एक स्ट्रीट होती है किसमें? लिटिल डॉरिट वर्क में. सेकेंड, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चार्ल्स डिकेंस ह्यूमर एंड पैथोस लाई इन द हाइपर सेंसिटिव इमेजिनेशन. बिल्कुल सही है. ह्यूमर और पैथोस की उन्होंने बात की है. C. The term Newgate novel is inspired by Dickens novels Newgate. No, ऐसा कुछ नहीं है. न्यूगेट नॉवल किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं हुई थी. D. Melodramatic element is chiefly noticeable in his early works. Oliver Twist. मेलोड्रामेटिक एलिमेंट दिखता है उनके वर्क में. कौन से वर्क में? ओलिवर ट्विस्ट एंड निकोलस निकलबाय. बिल्कुल सही है. उनके वर्क में मेलोड्रामा दिखता है. So answer is C. यानी कि this is a wrong statement. Question 28. The character of Fogg appears in Charles Dickens novel. जो करेक्टर है फॉग वो अपीयर करता है चार्ल्स डिकेंस के नॉवल में. कौन से नॉवल में? ओलिवर ट्विस्ट, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, सी पिकविक पेपर्स और डी बार्नेबाई बच. So it is पिकविक पेपर्स. Fogg is a character in Pickwick Papers. Question 29. Which of the following characters does not appears in David Copperfield? David Copperfield जो उनका वर्क है उसमें इनमें से कौन सा करेक्टर है जो अपीयर नहीं करता? A. Ham, B. Tommy Treadles, C. Dr. Strong and D. Dr. Rank. So it is Dr. Rank. डॉक्टर रैंक डेविड कॉपरफील्ड में नहीं आता. और ये क्या करता है? ये अपीयर करता है. ही अपीयर्स इन, ये करेक्टर है. ही अपीयर्स इन हेनरिक इब्सन्स 3-act प्ले. कौन सा प्ले है हेनरिक इब्सन का? अ डॉल्स हाउस. Question 30. Uriah Heep, one of the major antagonists in the novel David Copperfield. Uriah Heep एक विलन होती है. विलन होता है किसमें? नॉवल होती है डेविड कॉपरफील्ड में. ही इज अ विलन, यूरिया हीप. सो इट वाज क्रिएटेड बाय, ये जो करेक्टर है वो किसने क्रिएट किया है? एंटागोनिस्ट मींस विलन करेक्टर. प्रोटोगोनिस्ट हीरो होता है और एंटागोनिस्ट विलन होता है. सो इट इज क्रिएटेड बाय चार्ल्स डिकेंस. So this is all for today. You can join me on my channel A1 English 360.